पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसा डायग्नोसिस है जो आजकल की यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। पीसीओडी है बेसिकली। लोग उसमें एक तो ओबेसिटी फेस करते हैं, इरेगुलरिटी ऑफ द पीरियड्स होता है, वेट गेन होता है, हिर्सुटिज्म होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है। तो आपका पूरा बेसिकली जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के। तो आपकी डाइट जो है वो इनफर्टिलिटी को भी इफेक्ट करती है। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग योर फर्टिलिटी विंडो। जैसे आप 30 क्रॉस करते हो, आपका हार्मोन्स फ्लक्चुएट करने लगता है, और उसके पीछे वजह ये भी होती है। सेम विद द मेल्स एंड फीमेल्स, दे यूजिंग दैट लैपटॉप। आप फोन से दूर नहीं रह सकते, हर चीज में से रेडिएशन निकलती है, तो बेसिकली इट अफेक्ट्स द। स्टीरॉइड्स आपका क्या रोल प्ले करते हैं इनफर्टिलिटी में स्पेशली? वेलकम टू थ्राइव माइंड सोल। आज हमारी इनवाइटेड गेस्ट हैं डॉक्टर पूजा यादव, जो कि एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं और एमडी हैं। साथ ही साथ वो आयुर्वेदा के विंडो पे ट्रीटमेंट्स देती हैं फॉर HbA1c, पीसीओडी, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, आपको यहाँ पर आने के लिए। आज मेरे व्यूअर्स के कुछ सवाल थे आपसे, जो कि जनरली मैं देखती हूँ कि लोग मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करते हैं, कि हम किस तरह से आयुर्वेदिक विंडो पे पीसीओडी और पीसीओएस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हमें क्या-क्या ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं जो हमें मेंटेन करने चाहिए। और उसके अलावा ये भी था, जनरली क्या रहता है कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसा डायग्नोसिस है जो आजकल की यंग फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, जो जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेस रिलेटेड डायग्नोसिस है। क्योंकि हम ट्रीटमेंट के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ की विंडो पर भी काम करते हैं, कि ऐसे कौन से इश्यूज जो वो फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें डायग्नोस हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने के लिए। आप प्लीज हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पीसीओडी पीसीओएस आयुर्वेदा की विंडो पे कैसे ट्रीट किया जाता है, और आप एलोपैथी की विंडो से उसको आयुर्वेदा के उस पे लेके स्विच करती हैं, तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देती हैं? थैंक यू डॉक्टर जसमीत फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज समस्या तो बड़ी गंभीर हो गई है, पीसीओडी एंड पीसीओएस एंड HbA1c, जैसे आपने बताया। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो बदल गया है, लाइफस्टाइल बदलने से सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं। सो पहली बात तो अगर हम ये करें कि हमें बैक टू द नेचर जाने वाली जो बात है, तो वो स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम आयुर्वेद की हेल्प से अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। हमारे जो पीसीओडी है बेसिकली, लोग उसमें एक तो ओबेसिटी फेस करते हैं, इरेगुलरिटी ऑफ द पीरियड्स होता है, वेट गेन होता है, हिर्सुटिज्म होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है। तो आपका पूरा बेसिकली जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के। और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, मतलब छोटी बात नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी 6 to 7 हार्मोन्स हैं, जो बेसिकली जो मेन हार्मोन्स हैं, तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके पीछे हमारा डाइट होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, और वो भी होता है जो हम हमारे माइंड को फीड कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया। जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर द मेन। आयुर्वेदा में बेसिकली वी डोंट ट्रीट द बॉडी इटसेल्फ, वी ट्रीट द माइंड, द स्पिरिट, द सोल। हम इन सब पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली सब चीजों से मिलके ही होगा। कई बार पेशेंट इतने, मतलब दे आर वेरी इम्पेशेंट होते हैं कि जस्ट रिजल्ट चाहिए, तो स्विच ऑन टू द एलोपैथी। एलोपैथी में बेसिकली पीसीओडी में देर इज HRT, दे विल गिव यू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब तक आप लोगे, योर पीरियड्स विल बी रेगुलर। आफ्टर दैट अगेन द सेम सिम्टम्स आ गए। अनमेरिड फीमेल्स हैं तो इट्स ओके कि आप ले सकते हो। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी डे, मतलब हर रोज आपने टेबलेट लेनी है, आपका 30 days पे पीरियड आ जाएगा, तो आपको ये लगेगा यस एवरीथिंग इज फाइन, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करोगे, अगेन द सेम थिंग, यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस जो आप पहले खड़े थे।
आयुर्वेदा क्या करता है कि मैं अपने पेशेंट्स को स्विच ऑन करती हूँ कि उन्हें विश्वास में लेके कि आप इसको हर्बल वे से देखते हैं, विटामिन मिनरल्स इनकी तरफ से हम उसको ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। जैसे बेसिकली फीमेल्स में अशोका छाल जो है वो एक अमृत बताया गया है, बहुत सारी चीजों को ट्रीट करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करेगा, जो कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव भी करवाएगा। तो बेसिकली मैं बोलती हूँ वर्क ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स डेली, रिगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस, मैं इस पे जोर देना चाहती हूँ क्योंकि लोग ऐसे टहलते हुए आप कहीं कुछ कर रहे हो तो इट्स वो आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें, अच्छे से करें, 30 मिनट्स करें, चाहे तो 5 डेज अ वीक करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपकी अच्छी होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। डाइट की जहां तक बात है, एवरीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड इज अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज कहना आसान लगता है लेकिन आप करोगे तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, करते हैं, लोगों में इच्छा है, बस सिर्फ जागरूक नहीं है। अगर हम उन्हें बताते हैं तो फॉलो करते हैं, दे फॉलो आवर डाइट चार्ट, दे फॉलो द फिजिकल एक्टिविटी चार्ट, और उसके बदौलत रिजल्ट ये इतना अच्छा आता है। मेरे 3 मंथ्स में पेशेंट कंसीव हो जाते हैं, पीसीओडी का पेशेंट गेट कंसीव्ड विद इन 3 मंथ्स। एंड इसमें जितना रोल मेरा है उतना ही पेशेंट का है, बिकॉज दे आर विलिंग टू चेंज। जब वो चेंज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं, अपना सोशल जो स्क्रीन टाइम है उसको भी आपने कंट्रोल रखना है, बिकॉज वो भी आप क्या फीड करते हो माइंड। आयुर्वेदा बेसिकली आपके माइंड से भी रिलेटेड है कि आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो डेली। हम छोटे बच्चों को क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से आज मेनॉक का जो टाइम है वो भी शॉर्ट हो गया है। मैं देखती हूँ अब 5 to 6 years में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हार्मोन्स, और फिर आगे जाके यही एक आप पीसीओडी फेस करते हैं बच्चे इसकी। तो ये सारी चीजें जब हम कंसिडर करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आयुर्वेदा में पथ्य का भी, पथ्य अपथ्य मीन्स व्हाट यू शुड टेक एंड व्हाट यू शुड नॉट टेक, इसका भी बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। तो उसे भी हमें फॉलो जब हम करते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको किस टाइम पे क्या खाना है, जैसे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि यू शुड नॉट ईट, जो खट्टी चीजें हैं वो हमें रात को सेवन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा कफ का काल शुरू हो जाता है उस टाइम पे। तो उससे फिर ओबेसिटी बढ़ेगी आपकी। तो जब पेशेंट को ये पता चलता है कि हम ये सेवन करना है, ये नहीं करना है, ये विरुद्ध आहार है, हम इसे नहीं लेना है। कुछ लोग मूली के साथ दूध लेते हैं, घी के साथ मूली लेते हैं, मतलब जो विरुद्ध है वो सेवन नहीं करना है। आज आजकल स्मूदीज का बहुत ट्रेंड है, स्मूदीज शुड बी अवॉइडेड क्योंकि फ्रूट्स के साथ कभी भी आप दूध मिक्स ना करें क्योंकि ये भी आपको बहुत सारे रोग देगा। तो इन जनरल बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि लोग जैसे कि आप स्मूदीज बता रहे हैं तो स्मूदीज कई लोग उसमें कर्ड में रेसिपीज आती हैं बहुत सारी ऐसी जो स्मूदीज को कर्ड में मिक्स करके बनाया जाता है। तो अगेन जैसे कि आप बोल रहे हैं कि खट्टा तो जो कर्ड है वो एक खटाई का पदार्थ है। तो कर्ड के अंदर जब भी हम किसी फ्रूट को मिक्स करते हैं तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो मुझे मैं उसको जानना चाहूंगी कि वो कितनी कम हो जाती है या वो वैल्यूएबल होती है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आजकल फैंसी ट्रेंड में है फैंसी फूड। और मैं जैसे कि देखती हूँ कीटो डाइट, फैंसी फूड और जिस तरह के आजकल डाइट्स, बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान मार्केट में लॉन्च हो गए हैं जो आपको बोलते हैं कि आपका हम वेट लॉस करेंगे विद द नेचुरल प्रोसेस, विद द नेचुरल फूड। नेचुरल फूड मतलब होममेड फूड। तो होममेड फूड का क्या रोल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के खाना था, पहले के जो हमारे पेरेंट्स और इवन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की डाइटरी थी, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम करंट डाइट। जो भी वेजीज है वो सब, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं यूज की जाती थी जो आजकल बहुत ज्यादा हार्मोनल वेजिटेबल्स हो गई हैं। मुझे लगता है इतनी रात को कहते हैं कितनी होती है बिल्कुल। सुबह गोभी, लेकिन वो देखने में बहुत ही वो लगती है। और आजकल जब भी हम
व्हेन वी गो टू द ऑनलाइन थिंग्स और वो सब, तो उसमें स्पेशली ऐसे लिखा जाता है जैसे हाइब्रिड टमेटोज, देसी टमाटर और ऑर्गेनिक टमाटर। ऑर्गेनिक। तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, बिकॉज यस लोगों का बहुत, आजकल लोग अच्छा खाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम हेल्दी रहें, तो हेल्दी में वो एक्सपेंसिव फूड खरीदना शुरू कर देते हैं, एक्सपेंसिव फ्रूट्स खरीदते हैं। तो उनका क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेंसिव फूड टू ये जो देसी टमाटर्स और देसी वो, तो ये क्या, मैं इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। जैसे मैं अब सपोज हम जैसे पोटैटोज आलू खरीदते हैं, तो आलू में क्या होता है, कुछ आलू होते हैं जिसमें लिखा आता है स्पेशली कि ये ग्राउंडेड आलू है और ये लो शुगर आलू है। तो अब जो HbA1c आजकल जो बहुत फ्लक्चुएट, और HbA1c जनरली जो शुगर पेशेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें आजकल शुगर, बीपी और ये सब जो भी डायग्नोसिस जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वो सब एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो मोस्टली यंग एल्डर्स जनरेशन में शुगर कॉमन होती जा रही है। तो अब जैसे जो हमारी जनरेशन है, उनको हाइडेटरी से जोड़ दिया जाता है कि उनके, ये बोला जाता है कि मेरे ग्रैंडफादर को शुगर थी, मेरे नाना को शुगर थी, मेरी नानी को शुगर थी, मेरे पापा को शुगर है और मेरी मम्मी को भी शुगर है, बट एट द सेम टाइम मेरे पापा को बीपी भी है क्योंकि मेरे दादाजी को बीपी था। तो अब जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो वो ऐसा लगता है कि वो हाइडेटरी कहीं मुझ में तो नहीं आ रही, बिकॉज व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी, उसके बाद मेरा HbA1c इतना फ्लक्चुएट होने लग गया, और वो जो प्रेगनेंसी थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपकी, बिकॉज शायद पहले के जमाने में लोग बहुत अर्ली डिलीवर करते थे बेबी, और अब बहुत डिफरेंस हो गया है क्योंकि लड़कियां 30s में आके डिलीवर करती है, तो वो कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है। तो उसमें आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं, जो लड़कों के भी बहुत फर्टिलिटी रहते हैं इश्यूज, और साथ के साथ लड़कियों में भी इनफर्टिलिटी इश्यूज, तो उसे हम कैसे एड्रेस करेंगे आयुर्वेदा के अंदर। जैसे आपने बताया कि कर्ड का क्या रोल है। कर्ड बेसिकली दही किसी चीज के साथ नहीं आया। जो उसका सेवन करने का तरीका है वो आप उसे ऐसे ही सेवन करें जैसे वो है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक रिएक्शन होती है और जो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम उसके अंदर नमक और जीरा भी डालते हैं तो भी दही का सेवन केवल या तो आप मीठा दूध डाल के करें या सिर्फ दही का ही सेवन करें, तो उससे उसकी क्वालिटीज बरकरार रहती हैं। मिक्सिंग इट विद फ्रूट्स और मिक्सिंग द मिल्क विद फ्रूट्स, आप ना फ्रूट्स के गुण ले पाते हैं उसके अंदर और ना कर्ड के ना मिल्क के। तो बेसिकली ये मतलब हमने स्टार्ट किया है, ऐसा पहले नहीं था। अगर हम अपने टाइम में भी जाते हैं पीछे तो हमारे पेरेंट्स ने कभी इस तरह का खाना हमें नहीं दिया, या उन्होंने, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने ऐसा खाया नहीं उस टाइम पे। तो इट्स दैट्स व्हाई दे वर हेल्दी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई चेंजेस नहीं लाने अपने में। जो हम खाते आ रहे थे पीढ़ियों से वही हमने खाना है। बेसिकली अगर हर इंसान अपने लिए खाने जितना ग्रो करे कि जितना मैं खाता हूं उतना मैं उगा लूं, तो दैट इज इनफ, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी बेसिकली। अभी ये ऑर्गेनिक के नाम पे उस पे लेबल लगा के हम उसे बहुत महंगा करते हैं, बिकॉज ठीक है ऑर्गेनिक चीजें आती हैं, ऐसी बातें नहीं है। ऑर्गेनिक होता है जिसमें आप देसी खाद का यूज करते हैं, जिसमें गाय का गोबर है या फूल पत्ते हैं उनसे वो डाल के उसको उगाया जाता है, तो उसकी क्वालिटीज बरकरार रहती हैं। देयर आर नो पेस्टिसाइड्स आर यूज इन दैट, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, ये बात सही है। और उसको करने के लिए शायद उन उस खेती को करने के लिए ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए वो उसका रेट भी बढ़ाते होंगे। बट बेसिकली हर चीज देखो मार्केट में है तो बिकने के लिए है, और ये आपको डिसाइड करना है कि कैसा है। तो अगर जिनके पास भी है जमीन वो उगा सकते हैं अपने आप, किचन गार्डन भी कर सकते हो, नहीं है टेरेस गार्डन भी कर सकते हो। तो जो जो चीजें उगाई जा सकती हैं आप उगा सकते हो, तो उनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है बजाय जो बाजार से आती हैं, या हम उन्हें कितना ट्रस्ट करें, फिर ये ट्रस्ट वाली बात हो जाती है, और क्या क्या अवॉइड करें। तो आपकी डाइट जो है वो इनफर्टिलिटी को भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल इफेक्ट करती है, क्योंकि देखो इनफर्टिलिटी मेल हो फीमेल हो, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। लड़कियां अब पढ़ती हैं, जॉब करती हैं,
30s में जाके शादी कर रही हैं, उसके बाद उनका फर्टिलिटी विंडो कितना बड़ा है ये देखना जरूरी है। जैसे पहले 18 से पहले भी कई बार शादी हो जाती थी या 18 में भी होती है, तो फर्टिलिटी विंडो बड़ा होता था उस टाइम पे, तो बच्चे टाइम से हो जाते थे, बॉडी में इतने इश्यूज नहीं आते थे। अब जैसे आप 30 क्रॉस करते हो, आपका हार्मोन्स फ्लक्चुएट करने लगता है, और उसके पीछे वजह ये भी होती है कि अगर वर्किंग फीमेल्स हैं, वर्किंग मेल्स हैं, तो स्ट्रेस होता है। जैसे मैं देखती हूँ आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेल हो फीमेल हो, यू हैव टू अचीव द टारगेट, जो टारगेट अचीव करने का बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग योर फर्टिलिटी विंडो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बाकी रही सही कसर जो है वो हमारे गैजेट्स पूरी करते हैं, यूजिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मजबूरी है, आप ऑफिस में भी आपको लैपटॉप के सामने, कई बार तो ऑफिस के बाद भी आपका ऑफिस का वर्क लैपटॉप पे चलता रहता है। तो सेम विद द मेल्स एंड फीमेल्स, दे यूजिंग दैट लैपटॉप। आप फोन से दूर नहीं रह सकते, हर चीज में से रेडिएशन निकलती है, तो बेसिकली इट अफेक्ट्स द फीमेल्स में आपको पीसीओडी देती है, जब इन्फेक्टिव को इफेक्ट करती है। मेल्स में आपका स्पर्म काउंट पे इफेक्ट डालती है, ईडी की प्रॉब्लम्स आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लो स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया है, अजूस्पर्मिया है। बिल्कुल कई बार स्पर्म्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं किसी कारण से, जिसके पीछे हम रेडिएशन भी मानते हैं, स्ट्रेस भी मानते हैं। तो इससे आजकल का युवा जूझ रहा है। लेकिन वही बात है कि काम उतना ही करो जिसमें आप स्ट्रेस फील ना करें, और अपनी डाइट पे बेसिकली ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। तो जो बच्चे और जो जनरेशन और जो लोग जिम जाते हैं, जनरली उन्हें बहुत कई लोग अपना वेट लॉस के लिए जाते हैं और कई वेट गेन के लिए जाते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे स्टीरॉइड्स का इंटेक करते हैं। तो स्टीरॉइड्स आपका क्या रोल प्ले करते हैं इनफर्टिलिटी में, स्पेशली कि आपको फ्यूचर में जाके उसमें मेल्स में इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट्स के इश्यूज हो जाते हैं स्टीरॉइड्स इनटेक करने से। तो जब हम उनकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं जनरली, तो वो यही बोलते हैं कि हाँ हम जिम जाते थे या हम बॉडी बिल्डिंग करते थे या बहुत सारी फीमेल्स एक्सरसाइज। तो उसका इस तरह से आप किस तरह से आयुर्वेदा में उसको ट्रीट करेंगी और क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि अगर वो एक हेल्दी वेट लॉस या हेल्दी वेट गेन आयुर्वेदा के साथ कर सकते हैं? स्टेरॉइड लेना कभी भी सेफ तो है नहीं, लेकिन जब भी आप, कोई भी आपको रिकमेंड करता है, तो आप एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर लें कि क्या ये सेफ है, हम कितने टाइम तक इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये काफी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, बॉडी पे काफी इफेक्ट डालते हैं। स्टेरॉइड अपने आप में आपको आपका कैल्शियम लेवल डाउन करेगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस देता है अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं। वेट गेन तो करवाएगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है साथ साथ। तो ये नहीं है कि लोगों ने हर्बल सप्लीमेंट्स लेके वेट गेन नहीं किया है या वेट लॉस नहीं किया है, आप कर सकते हैं। क्योंकि हर्ब्स में भी बहुत टाइप्स के ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी मसल पावर को बढ़ाते हैं, आपकी फिजिक को अच्छा रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ओनली विद हर्बल इंटेक ऑफ सप्लीमेंट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। जिम जाके भी अब सारी चीजें ये अगर आप इंक्लूड करते हैं, तो आप अच्छा फिजिक पा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी मेडिसिन स्टेपर्ड कराने के लिए थेरेपी को चूज करते हैं। अ, तो मेंटल हेल्थ का क्या रोल है इन सारे ट्रीटमेंट्स के अंदर? जिस तरह से हम बोलते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस, एचबीए1सी, लो स्पर्म काउंट, ये सब एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो मेंटल हेल्थ क्या उसमें रोल प्ले करता है और मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है? साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को हम, जितने भी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म से मेडिसिन ले रहे होते हैं एलोपैथी की, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि हम लोग सुबह उठ नहीं पा रहे, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हमें नींद ही आती रहती है। और बहुत सारे ऐसे यंग पेशेंट्स होते हैं, दे मेट विद द एक्सीडेंट, जिनको ब्रेन इंजरीज होती हैं और वो मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं।
उस ब्रेन इंजरीज की वजह से। बट मेडिसिन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म फॉर यंग जनरेशन। तो उसको आप आयुर्वेदा में किस तरह से ट्रीट करेंगी? कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट आपके साथ पास आता है और वो मेडिसिन टेपर्ड कराता है, तो काउंसलिंग इज अ वन पार्ट। काउंसलिंग और थेरेपीज तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ मेडिसिन टेपर्ड करने के भी बहुत सारे तरीके, क्योंकि मैं भी उन पेशेंट्स को एकदम से मेडिसिन टेपर्ड करने की एडवाइस नहीं देती। उनको टेपर्ड में यही होता है कि ठीक है, अगर आप डेली ले रहे हो तो आप थ्राइस इन पहले ऑल्टरनेट डे करो, देन थ्राइस इन अ वीक करो, देन वो सब। तो लेकिन उनके साथ वो क्या इश्यूज आते हैं, जैसे ही वो इंस्टेंट छोड़ते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद आते हैं कि हमें एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं और एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हमें दोबारा से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो आप इसको आयुर्वेदा में किस तरह से ट्रीटमेंट देंगी? जब भी पेशेंट चाहता है कि एलोपैथी से हम आयुर्वेद में स्विच ऑन करें, तो एकदम बेसिकली सब कुछ छुड़वा के, क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकली भी होता है कि हम ले रहे हैं तो हमें ऐसे इश्यूज नहीं आ रहे हैं, या मुझे पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे हैं, मुझे टैबलेट चाहिए अभी, मुझे जैसे अभी क्लोनाज़ेपाम चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए। उनको ये भी, मतलब आपकी थिंकिंग वैसे बिल्डअप हो जाती है। जैसे जैसे आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो भी थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं, और उनका जो एलोपैथिक चल रहा है, अब उसके साथ साथ आप आयुर्वेद को चला सकते हो। जैसे आयुर्वेद में बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, जटामांसी है, ब्राह्मी है, शतावरी है, तो शंख पुष्पी है। इतने आपके माइंड को बहुत काम करते हैं, तो ये आप चला सकते हैं। जैसे हम चलाते हैं, इनको यूज करना सिखाते हैं, जैसे जैसे इस टाइप से साथ साथ आप उसको टेपरिंग करते जाइए, जो एलोपैथी है। अगर पेशेंट इज कंफर्टेबल, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, जैसे जैसे आप अगर आप 4 टैबलेट्स ले रहे हो एलोपैथी में, तो धीरे धीरे आप बोलिए कि आप थ्राइस डे ले लीजिए, फिर ट्वाइस ऐसे। और आप इस दौरान अपने आयुर्वेद के, अब आयुर्वेद लेना भी बड़ा आसान है। पहले तो मतलब चूरन फॉर्म में था, गुटिका फॉर्म में था, अब तो टेस्ट का भी इशू नहीं आता है, क्योंकि जस्ट एज टैबलेट फॉर्म में आने लग गया है अब बहुत सारी टैबलेट्स। और वो भी अच्छे टेस्ट की होती हैं। वो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है टाइम के साथ। तो इजी भी है, कन्वीनियंट भी है, कैरी भी कर सकते हो कहीं भी। और आयुर्वेद में एक जैसे पंचकर्म थेरेपी आपने सुनी होगी, जिस तरह से हम दोषों को बैलेंस करते हैं, हमारे बॉडी के दोष हैं वही हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। तो नस्य एक हम करते हैं, जो नाक में हम कुछ हर्ब्स इन्फ्यूज्ड करते हैं, हर्ब को, ऑयल को, हर्ब से, और फिर उसकी कुछ बूंदें जैसे हम नाक में डालते हैं। क्षीरोधारा है। तो ये थेरेपीज आपको बहुत बहुत सूदिंग इफेक्ट देंगी, और जल्दी आपकी मेडिसिन भी छूट जाती हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ट्राई आप कर इस सकते पूरे सिनेरियो में मेंटल हेल्थ को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं अपने पूरी आयुर्वेदा की उसके अंदर, कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है साथ के साथ ट्रीटमेंट के साथ? हो। बिकॉज इफ यू आर मेंटली हेल्दी, योर बॉडी बिकम हेल्दी। सो दिस इज माय स्लोगन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका बॉडी का इशू है वो यहाँ से है। अगर आप इस पे वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होने लग जाती है। और आपकी, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है और मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो कुछ टाइम बाद वो आपकी बॉडी रिलीज करने लग जाती है, वो दिखाने लग जाती है विद द इम्पैक्ट्स। तो इसके अंदर आप मेंटल हेल्थ को कितना पैरेलल लेके चलेंगे हम साथ में, और कितना आयुर्वेदा में हम इसको किस तरह से देखेंगे? मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि हम, आयुर्वेद में वही है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट द डिजीज। उसका जो कॉज है उसको ट्रीट करना है। जो भी हमारा फिजिकल बीमारियां हैं, सेम इक्वली मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारी फिजिकल बॉडी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक फिजिकली हेल्दी बॉडी अगर होगा, तो उसी के अंदर आपका एक हेल्दी माइंड होगा। तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, और इक्वली ही बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं है कि बस अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थोड़े टाइम बाद आपको जो फिजिकल डिजीज हैं,
वो भी आप उनका असर देख सकते हो अपने बॉडी पे। इसलिए बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। डाइट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिकॉज जितना आप खाते हो, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो वो भी आपको डिजीज वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। खाना उतना ही अच्छा है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ना तो ओवर ईटिंग करें, आप जो भी खाते हैं उसको भी यूटिलाइज करें, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी करके उसे यूटिलाइज करेंगे। वैसे ही आप माइंड को क्या दे रहे हैं, जैसे हम बॉडी को खाना देते हैं, माइंड को भी हमें कुछ देना है। जबकि रीडिंग एक अच्छी हॉबी आप डेवलप कर सकते हैं, अच्छे लोगों से बातें कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो, तो माइंड की फीडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। माइंड तभी हेल्दी रहेगा तब आप उसे क्या दिखाना चाहते, आप उसे 2-2 घंटे रील्स दिखाना चाहते हो, या आप कोई बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हो। एक चीज पे आप नहीं फोकस कर सकते कि हाँ आज मैंने कुछ बाहर से नहीं खाया तो एवरीथिंग इज फाइन। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू इंडल्ज इन एवरीथिंग। आपको खाने पे भी ध्यान रखना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना है, आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एंड मुझे लगता है कि ये बचपन से ही मतलब संस्कार में होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में हर चीज के लिए संस्कार हैं। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार होते थे पहले, कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इफेक्ट उनका होता है। आप अगर गर्भवती होते हुए आप रील्स चला रहे हो 4-4 घंटे, तो आप वही फीड कर रहे हो बेसिकली। तो उस टाइम पे बुक रीडिंग, जैसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास अभिमन्यु का है कि उन्होंने गर्भ में इतनी सारी चक्रव्यूह को तोड़ने की बातें सीख ली थी। तो वही बात है कि हम फीड क्या करते हैं कब कब अपने माइंड को। तो फीडिंग जो माइंड को होती है वो हेल्दी होनी चाहिए हमेशा। बाकी अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं तो देयर इज अ वे। आप आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मेडिसिन भी बहुत अच्छी हैं। आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वो करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा एक सवाल बहुत ही मेजर सवाल बोल सकते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीज इट्स रिलेटेड टू, क्रॉनिक में जनरली कैंसर ही होता है, एनी काइंड ऑफ कैंसर। क्रॉनिक डिजीज को आयुर्वेदा किस तरह से ट्रीट कर सकता है? बिकॉज बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, कीमोथेरेपीज लेते हैं, थेरेपीज लेते हैं, उसके बाद बिकॉज हाँ ठीक मेंटेनेंस पे जाते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उनकी मेडिसिन बंद कर दी जाती है, दैट यू आर क्योर, नाउ देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी मेडिसिन, बट तो उनके रिलैप्स के चांसेस होते हैं भविष्य में, कि 1 साल बाद रिलैप्स हो जाता है। अगर वो किसी तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, कंटिन्यू करें, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आयुर्वेदिक अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वो रिलैप्स होने के चांसेस को बचा सकता है? बिल्कुल। आयुर्वेद में यही है कि रिलैप्स के चांसेस तो आप बचा सकते हैं, लेकिन आप वो चीजें ना हो उसका भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग से कोई अब कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी फिर वहीं पे बात आती है कि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स आ गए, इंसेक्टिसाइड्स आ गए बहुत ज्यादा, और ओवर ईटिंग भी बहुत ज्यादा आ गई। जैसे पहले हम लोग उपवास का प्रचलन बहुत ज्यादा था, हम काफी उपवास करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और डिटॉक्सिफाई करने में। क्योंकि हम ओवर ईटिंग भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि डेली का हमने खाना है, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं तो भी चल इतना तो खा ही लेते हैं, चलो खा लो, ये तो खा ही लो। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, मतलब ये चीजें आने से ऑफ कोर्स बीमारियां बढ़ गई, कैंसर बढ़ गया, पहले नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह भी हम ही है।
तो इसमें जब हम उपवास करते हैं तो बॉडी क्या करती है, जब बॉडी का एक बड़ा सुंदर मैकेनिज्म है, जब आप कुछ नहीं खाओगे तो बॉडी आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, रिपेयर करती है। जो आपके अनवांटेड चीजें होती हैं उनको बॉडी खाती है। इसे आप बोली भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो भी गंदगी है उसको साफ करती है। सेम इसलिए हमें स्लीप भी जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम बॉडी को रिपेयर करते हैं। ऐसे ही आपका उपवास है, आप कई घंटों का उपवास करो, जैसे एकादशी आती है, निर्जला करते हैं लोग। जब आप निर्जला, आप ये कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ रात को तो निर्जला ही हुआ ना, नहीं। वो निर्जला तब, वो सेल्स तब एक्टिव होते हैं जब आप काम कर रहे होते हो दिन में, और तब आप पानी का सेवन नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे सेल्स एक्टिव होते हैं आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स को मार देते हैं। तो ये भी, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है हमारे आयुर्वेद में। तो ये चीजें एक्चुअली काम करती हैं तभी तो थी। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो ये भी एक मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने सबसे पहले ना लाइफस्टाइल को बदलना ही पड़ेगा। अगर हम लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो लाइफस्टाइल के साथ सब बदलेगा, खान पान बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, एक्टिविटीज बदलेंगी। जब ये सब चीजें बदलेंगी तो ऑटोमेटिकली बीमारियां गिरेंगी, बीमारियों का स्तर गिरेगा, और जो भी क्रोनिक एलिमेंट हैं वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें लिमिट में रख सकते हैं। या अगर हम किसी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फोर्थ स्टेज में चल रहे हो और आप ये सब चीजें कर, फिर तो आपको जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, आपको यू मस्ट लिसन टू देम, जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। और अगर आप क्योर हो गए हो फुल्ली, उसके बाद भी ये जो पथ्य अपथ्य हैं आयुर्वेद के, और ट्रीटमेंट्स हैं, हर्बल गाइडेंस है, ये आप लेके आप कंटिन्यू अपने उसमें, क्योंकि देखो खाने पीने की चीजें होती हैं। जैसे अब मेथी हो गया, बहुत अच्छा इंसुलिन के, आपके बॉडी को बूस्ट करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है, खाने की चीज है। तो इसी हिसाब से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। हर अच्छी हेल्थ को बेनिफिट देने वाली चीज टेस्ट में बुरी होती है। मेथी होती है वो बुरी होती है। करेला होता है वो भी बहुत बुरा होता है। तो इसलिए हमें जंक फूड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो टेस्टी होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। करेला आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है लेकिन वो टेस्ट में इतना बुरा होता है कि वो वैसे ही नहीं खाया जाता। तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड लाइक करेला, मेथी, घिया, तोरी, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है ये सब फूड। इवन जैसे बोलते हैं कि ज्वार और जो मक्की का आटा होता है ये ज्यादा बेनिफिट देता है गेहूं के आटे से। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में भी मैंने देखा है कि जब भी आपके डाइट प्लान्स बनते हैं तो वो ज्वार की रोटी रिकमेंड करते हैं क्योंकि HbA1c आपका उससे कंट्रोल होता है। तो डाइट प्लान्स भी इन्हीं फूड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आप डाइट प्लान्स को भी बना के देती हैं साथ के साथ सारे ट्रीटमेंट में? बिल्कुल, डाइट प्लान्स बना के देते हैं, लोग फॉलो करते हैं। और ऐसे नहीं है, आप मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कितना अच्छा टेस्टी खाना खाते हैं वो। तो ये भी एक लोगों ने डेवलप किया है अपना आर्ट। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो आपको सात्विक आहार, इसका हम कहते हैं कि सात्विक आहार आप कैसे बनाना सीखें विदाउट, कई लोग तो उसके अंदर प्रोसेस्ड ऑयल्स नहीं यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल्स नहीं होते हैं, मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं। ये चीजें आप सीख सकते हैं हम उनसे। और अच्छा खाना बनाना, जैसे चीला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मूंग की दाल का चीला बनाइए, इट्स वेरी हेल्दी। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि हम अनजान हैं। अगर आप जानना चाहोगे तो आपको लगेगा कि ये इजी है। जैसे अब आपने सिर्फ चीला ही तो बनाना है, आपने आटा नहीं लगाना, रोटियां नहीं बनानी, तो आपने चीला बनाया और कोई एक हरी सब्जी के साथ आप उसको खा सकते हैं, तो आपका वर्क भी तो आसान हो आप जाए। मतलब रोटी को रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, चीला बिल्कुल। जैसी आइटम से, कि उससे क्या होगा कि आपका इंसुलिन और बॉडी में ये सब चीजें शुगर मेंटेन करेगा बिल्कुल। वो। जैसे आपने रात का खाना है,
क्यों कहते हैं कि सुबह दोपहर में जब आप खाते हो आप राजा की तरह खाओ, हम्म। रात को जब आप खाते हो आप भिखारी की तरह खाओ। तो रात को ज्यादा खाना रिकमेंडेड है ही नहीं, क्योंकि बॉडी को सोना है। अगर आप ओवर ईटिंग कर लोगे रात को तो जब सोने का टाइम आएगा तो बॉडी उसको पचाने में लग जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि 10 से 2 का टाइम है रात में, जो पित्त प्रधान होता है, जिसमें अग्नि प्रदीप्त होगी। पित्त का काम है डाइजेशन को कंट्रोल करना, वो डाइजेशन को ही कंट्रोल करता रह जाएगा फिर बॉडी। लेकिन अगर आप हल्का खाते हैं, मान लीजिए आपने दलिया खाया, दलिया इज गुड, फाइबर रिच फूड है, आपको हम्म। फाइबर भी मिल गया, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, HbA1c कंट्रोल हो जाएगा, आपके हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे, और आपको सब कुछ मिल भी गया क्योंकि आपने फाइबर, आपका पेट भी भर गया। तो आप दलिया खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट भी जल्दी होगा। जब वो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद बॉडी का क्या काम है कि वो और रिपेयरिंग करेगा आपके अंदर जो भी और अनवांटेड चीजें हमारी होती हैं बॉडी के अंदर, जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं, उनको उनका पाचन शुरू करता है। तो बेसिकली बॉडी भी क्लीन अप हो जाएगी। तो बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड ना डालें खाने का, जितना रिक्वायर है उतना ही खाएं।